दोस्तों सोचिए आप अपनी फैमिली के साथ समंदर के बीच एक याट पर छुट्टियां मना रहे हो। धूप, नीला आसमान और चारों तरफ बस लहरों की आवाज। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा हो, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो इस ट्रिप को हमेशा के लिए यादगार बना देता है। कैरेबियन सागर के बीच एक खुशहाल परिवार अपनी याट पर मौज मस्ती कर रहा होता है। माँ जूलिया धूप का मजा लेने के लिए पानी में तैरने उतर जाती है। शुरुआत में सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसे एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे कोई उसके आसपास हो। वह पानी में चारों तरफ देखती है, लेकिन कुछ दिखाई नहीं देता। वो सोचती है शायद उसका भ्रम होगा और फिर से रिलैक्स करने लगती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद वही एहसास फिर से होता है। इस बार डर साफ उसके चेहरे पर दिखता है। घबराकर वो याट की तरफ तैरना शुरू करती है। तभी अचानक कोई उसकी टांग पकड़कर नीचे की तरफ खींचने लगता है। वो घबराकर जोर जोर से चिल्लाती है, लेकिन याट पर बैठे किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देता, क्योंकि उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रही होती है और पति टॉम अपने बेटे बेन के साथ मछली पकड़ने में व्यस्त होता है। जूलिया पानी के ऊपर टिके रहने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार पानी उसके मुंह में चला जाता है और उसकी आवाज दब जाती है। कुछ देर बाद टॉम को एहसास होता है कि जूलिया काफी देर से दिखाई नहीं दी। वो याट के चारों ओर देखता है और तभी उसे दूर जूलिया हाथ पैर मारती नजर आती है। वो तुरंत बच्चों को आवाज लगाता है, याट को उसकी तरफ मोड़ता है और बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़ता है। अब जैसे तैसे वो जूलिया तक पहुंचता है और उसे पकड़कर ऊपर लाता है और दोनों को बच्चे याट पर खींच लेते हैं। अब सब उसे संभालते हैं। जूलिया हाँफते हुए कहती है, शायद लहरों की वजह से हुआ होगा, शायद मेरा भ्रम था। पर उसके चेहरे का डर साफ बता रहा होता है कि बात कुछ और है। रात को सब मिलकर बेन का जन्मदिन मनाते हैं। माहौल फिर से हल्का हो जाता है। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वो लैपटॉप लेकर बाहर चली जाती है। कॉल में उसका बॉयफ्रेंड बताता है कि शहर के ऊपर बहुत गहरे काले बादल छा गए हैं। तभी अचानक कॉल फ्रीज हो जाती है और स्क्रीन पर बस एक अजीब सा ग्लिच दिखता है। कैसी हैरान होकर अंदर आती है और परिवार को सब बताती है, लेकिन टॉम कहता है, चिंता मत करो, हम जमीन से बहुत दूर है, सिग्नल कमजोर है। उसी वक्त सबको एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई भारी चीज पानी में हिल रही हो। वो सब बाहर भागते हैं और देखते हैं कि व्हेल मछलियों का एक झुंड याट के पास से गुजर रहा है। टॉम बताता है कि व्हेल्स हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती है, लेकिन जब कोई बड़ा तूफान आता है तो वो रास्ता भटक जाती है। अचानक याट जोर जोर से हिलती है और बेन नीचे गिर जाता है। सब घबरा जाते हैं। टॉम को शक होता है कि शायद नीचे किसी चीज से टकराव हुआ है। वो बिना देर किए पानी में डाइव लगाता है ताकि याट के नीचे जाकर चेक कर सके। अब कुछ देर बाद वो ऊपर आता है, लेकिन उसके कंधे से खून बह रहा होता है। जूलिया भाग कर आती है और उसका जख्म सीती है। टॉम सांस संभालते हुए कहता है, वहां नीचे कुछ था, कोई बहुत बड़ा जीव जो बस मेरे पीछे तैर रहा था। टॉम जब नीचे पानी में था तो उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा जीव उसके पीछे था, लेकिन जब उसने मुड़कर देखा तभी याट के प्रोपेलर से उसके कंधे पर गहरा कट लग गया। वो जैसे तैसे ऊपर आया, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। वो जूलिया से कहता है, जो भी चीज थी बहुत बड़ी थी और वो हमें देख रही थी। टॉम को अब दिखता है कि याट के नीचे से काफी नुकसान हुआ है, हालत खराब है। वो तय करते हैं कि अब मदद बुलानी पड़ेगी। जूलिया बार बार रेडियो ऑन करती है, कोई सिग्नल ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन सिर्फ शोर आता है, कोई जवाब नहीं आता। कैसी अपने फोन से नेटवर्क पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ सिर्फ नो सिग्नल चमकता है। वो निराश होकर ऊपर जाती है और तभी अचानक उसे खिड़की से बाहर कुछ हिलता हुआ दिखता है। एक अजीब सा जीव जो जैसे पानी में तैर रहा हो। वो डर के मारे चिल्ला उठती है, डैड कुछ है वहाँ। सब दौड़ कर आते हैं, लेकिन बाहर कुछ नहीं होता। तभी पीछे से कोई उसे पकड़ता है और वो फिर से चीख उठती है, लेकिन ये तो बस बेन होता है जो गोताखोर का मास्क पहनकर मजाक कर रहा था। कैसी गुस्से में उसे धक्का देती है। बेन, ये मजाक का वक्त नहीं है। सब माहौल को हल्का करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी लाइट झपकती है और याट पूरी तरह से बंद हो जाती है। अब वह समुद्र के बीचों बीच अंधेरे में फंसे हैं। जूलिया फिर से रेडियो ऑन करती है और इस बार कुछ आवाज आती है, एक टूटी फूटी डरावनी आवाज, जैसे कोई बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन इतनी गड़बड़ में कुछ समझ नहीं आता, बस स्टैटिक और कुछ अजीब सी मेटालिक इको। अब इसके बाद टॉम कहता है कि हमारे पास सिर्फ 4 दिन का खाना और पानी बचा है। अगर जल्दी कोई मछली पकड़ने वाली नाव नहीं मिली तो मुश्किल हो जाएगा। सबके चेहरे पर टेंशन साफ दिखती है, लेकिन तभी रडार पर कुछ डिटेक्ट होता है। सबकी नजर स्क्रीन पर टिक जाती है। एक ब्लिप बार बार चमक रहा होता है और तभी बाहर से एक आवाज गूंजती है, जैसे आसमान फट रहा हो। वो सब बाहर भागते हैं और जो नजारा दिखता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। आसमान में आग के गोले तैर रहे होते हैं और कई सारे उल्कापिंड धरती की तरफ गिर रहे होते हैं
और हर उल्कापिंड गिरने के साथ जमीन और समुद्र में भयानक धमाके होते हैं। एक उल्कापिंड सीधे उनके पास पानी में गिरता है, इतना नजदीक कि लहरें याट को हिलाकर रख देती है। टॉम तुरंत इंजन ऑन करने की कोशिश करता है और मुश्किल से याट आगे बढ़ती है, लेकिन तभी एक और आग का गोला इनके इलाके को हिट करता है और सब कुछ हिल जाता है। परिवार डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ लेता है। जूलिया कांपते हुए कहती है, ये उल्कापिंड नहीं है, कुछ और है। टॉम ध्यान से देखता है और धीरे से कहता है, ये सैटेलाइट है। सबकी आंखें फटी रह जाती है। आसमान से सैकड़ों जलते हुए सैटेलाइट नीचे गिर रहे होते हैं, जैसे पूरी धरती का सिस्टम फेल हो गया हो। तभी बेन चिल्लाता है, डेड स्मोक, यार्ड से धुआं निकल रहा है। टॉम नीचे भागता है और देखता है इंजन ओवरहीट होकर जल चुका है। वो चिल्लाता है, इंजन गया, अब हम फंस चुके हैं। उसी वक्त हवा का दबाव अचानक बढ़ जाता है, लहरें ऊंची होने लगती है। अब वो फैमिली अंदर शेल्टर लेती है, पर किसी को पता नहीं चलता कि कंपास तेजी से गोल गोल घूम रहा है, जैसे आसपास का मैग्नेटिक फील्ड बिखर गया हो। यार्ड जोर जोर से हिलती है। बेन दोबारा गिरता है और इस बार उसके माथे पर चोट लग जाती है। टॉम दौड़कर बाहर जाता है, कुछ लाइफ जैकेट्स लाता है। उसी वक्त लाइट चली जाती है, अंधेरा फैल जाता है। टॉम भागकर पावर बॉक्स का बटन प्रेस करता है और लाइट फिर से जलती है, लेकिन तभी बेन देखता है कि जूलिया की नाक से खून बह रहा है। वो चक्कर खाकर गिरने लगती है। कैसी भी सिंक के पास उल्टी करने लगती है, जैसे किसी रेडिएशन या प्रेशर का असर हो रहा हो। टॉम रेडियो पकड़कर बार बार कोशिश करता है, लेकिन अब सिर्फ एक तेज हाई पिच नॉइज आती है। आवाज इतनी तेज कि सब कान बंद कर लेते हैं। हवा और भी तेज हो जाती है, खिड़कियां हिलने लगती है। जूलिया दरवाजे बंद करने भागती है, लेकिन अचानक एक हैच खुल जाता है और तूफानी हवा अंदर घुसकर खिड़कियां तोड़ने लगती है। अब जब तूफान अपनी चरम पर था तो टॉम ने एक फ्लेयर जलाया। आसमान लाल रोशनी से चमक उठा और कुछ देर बाद सब फिर से अंधेरे में डूब गया। कड़ाके की हवा थमने लगी और आखिरकार शांति छा गई। अगली सुबह जब फैमिली उठी तो वे शौक में थी, क्योंकि वो जिंदा थे। तूफान से किसी तरह से बच गए थे, लेकिन उनकी योट आधी तबाह हो चुकी थी। अब टॉम और जूलिया बाहर निकलते हैं और जैसे वो यार्ड के किनारे पहुंचते हैं, उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। सामने का नजारा देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। पूरा समुद्र गायब हो चुका था। चारों तरफ बस कीचड़, पत्थर और समुद्र की सूखी जमीन फैली थी। यार्ड अब पानी में नहीं बल्कि सूखी जमीन पर अटकी हुई थी। सबको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो लहरें कल उन्हें निगलने वाली थी वो अब कहीं नहीं है। कैसी फौरन फोन निकालती है, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह से डाउन होता है। रेडियो भी खामोश। बेन नीचे उतरकर खेलने लगता है और उसे दो मरे हुए केकड़े मिलते हैं। वो उन्हें अपने खिलौनों की तरह पकड़कर देखने लगता है। इधर टॉम कंपास चेक करता है और उसका चेहरा सख्त पड़ जाता है, क्योंकि कंपास उल्टा घूम रहा होता है। वो हैरान होकर कहता है कि ये आखिरी बार करीब 7 लाख साल पहले हुआ था, यानी धरती का मैग्नेटिक पाल रिवर्स हो चुका है। कैसी अब टूटने लगती है और कहती है, मेरा बॉयफ्रेंड शायद मर गया होगा। उसकी आंखों से आंसू रुकते ही नहीं। अब जूलिया उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कैसी चिल्लाकर कहती है कि छोड़ दो मुझे, और अकेले जाकर बैठ जाती है। जूलिया और टॉम बची हुई सप्लाई चेक करते हैं, बस कुछ डिब्बे, खाना और 4 पानी की बोतलें। बेन अपने जन्मदिन के गुब्बारे एक पत्थर से बांध देता है, ताकि अगर कहीं कोई जिंदा इंसान बचा हो तो उन्हें देख सके। टॉम फिर से रेडियो ऑन करता है और इस बार किसी की आवाज आती है, हेलो, क्या कोई है वहाँ? टॉम जल्दी से जवाब देता है, हाँ, हम एक फैमिली हैं, याट पर फंसे हुए। आवाज कहती है, मैं कैप्टन नाउ बोल रहा हूँ, मेरी सबमरीन भी जमीन पर फंसी है। टॉम और जूलिया एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। नाउ बताता है कि मैग्नेटिक पोल्स उल्ट चुके हैं, इसलिए धरती का संतुलन बिगड़ गया है और समुद्र पीछे हट गया है। जमीन की सतह नीचे धंस गई है, जिससे पूरी जियोग्राफी पलट गई है। वो कहता है कि कम्युनिकेशन सिस्टम भी पूरी तरह से बंद हो चुके हैं। फिर वो चेतावनी देता है कि पोल्स दोबारा रिवर्स होंगे और जब ऐसा होगा समुद्र का सारा पानी वापस आएगा, लेकिन तब वो पहले जैसा शांत नहीं होगा और वो तबाही मचाएगा। तुम्हें ऊंची जगह पर जाना होगा। और वो बताता है कि मेरी सबमरीन में बस 3 लोगों की जगह है और मेरा साथी क्रैश में मारा जा चुका है। जूलिया और टॉम रोते हुए कहते हैं, प्लीज हमारे बच्चों को बचा लो। नाउ उन्हें अपने कोऑर्डिनेट्स देता है और कहता है कि वो पास ही है, लेकिन वहाँ तक पहुँचने में 2 या 3 दिन लगेंगे। टॉम कैलकुलेट करता है और फैमिली से कहता है, आज रात को आराम करो, कल सुबह निकलेंगे। अब रात को सब चुपचाप बैठे रहते हैं। बाहर दूर तक फैली समुद्र की सूखी जमीन डरावनी और सुनसान होती है। सिर्फ हवा की सीटी और टूटे हुए मलबे की आवाजें आ रही होती है। अगली सुबह सूरज निकलता है। फैमिली अपने बैग्स पैक कर रही होती है। टॉम कुछ ही मीटर दूर पानी के खाली तल की तरफ देखता है। उसे कुछ हिलता हुआ दिखता है। वो आंखें सिकोड़कर देखता है। एक आदमी जो लंगड़ा कर चल रहा होता है, उसके हाथ में एक हारपून होती है और पीछे उसका एक कुत्ता जोर जोर से भौंक रहा होता है। टॉम उसके पास जाता है और शांति से बोलता है, हम मदद कर सकते हैं, लो पानी पी लो।
वो उसे एक बोतल थमाता है। आदमी कुछ अजीब सी भाषा बोलता है जो टॉम को समझ नहीं आती। टॉम बस मुस्कुरा देता है, लेकिन तभी वो आदमी अचानक बोतल से टॉम के सिर पर वार करता है और फिर लात मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है। जूलिया चीख पड़ती है, टॉम। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन अब तक देर हो चुकी होती है। वो पागल आदमी टॉम के पेट में हार्पून घुसा देता है। अब टॉम कुछ पल तड़पता है, लेकिन फिर वो आदमी उसकी गर्दन काट देता है। जूलिया की चीख पूरे सूखे समुद्र में गूंज उठती है। वो दर्द और डर से भागती है, लेकिन उसके कंधे पर हार्पून लग जाता है। वो किसी तरह यार्ड तक भागती है, अंदर घुसकर दरवाजा लॉक कर देती है। कांपती हुई आवाज में बच्चों से कहती है, छुप जाओ जल्दी। कैसी और बैन सोफे के नीचे घुस जाते हैं। जूलिया उन्हें फ्लेयर गन देती है, अगर वो अंदर आ जाए तो इसी का इस्तेमाल करना, और खुद एक चाकू लेकर बाथरूम में छुप जाती है। बाहर वो आदमी दरवाजे पर जोर जोर से धक्के मारता है। अब आखिरकार वो दरवाजा टूट ही जाता है और वो अंदर घुस जाता है। अब पहले तो वो थोड़ा खाना खाता है, जैसे उसे भूख लगी हो। फिर यार्ड में चारों तरफ ढूंढने लगता है, धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ता है, लेकिन जूलिया समझदारी से पीछे की छोटी खिड़की से बाहर निकल जाती है। आदमी अंदर देखता है और उसे लगता है शायद वो भाग गई। वो बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसका कुत्ता कुछ सूंघ लेता है। वो जूलिया की तरफ भौंकने लगता है और झपट पड़ता है। जूलिया डर के मारे चाकू निकालती है और पूरे जोर से वार कर देती है। कुत्ता तड़प कर वहीं गिर जाता है। कुत्ते की चीख सुनकर वो आदमी बाहर दौड़ता है और अपने साथी की लाश देखकर पागल हो जाता है। उसकी आंखें लाल हो उठती है और अब वो जूलिया को किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं छोड़ सकता। जूलिया अब यार्ड के दूसरे साइड से अंदर जाने की कोशिश करती है। वो ऊपर चढ़कर टूटी हुई खिड़की से अंदर घुसने लगती है, लेकिन डरावना आदमी पहले ही वहाँ पहुँच चुका होता है। अब जैसे ही जूलिया अंदर आती है, वह उसे पकड़ लेता है और जोर से मुक्का मारता है। जूलिया नीचे गिर जाती है, लेकिन फर्नीचर पकड़कर बचने की कोशिश करती है, लेकिन आदमी उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। फिर उसकी कलाई पर पैर रख देता है ताकि जूलिया चाकू छोड़ दे। इसके बाद उसके बाल पकड़कर उसका चेहरा जमीन पर मारता है और फिर सोफे पर फेंककर गला दबाने लगता है। बेन और कैसी ये सब कुछ डर के मारे देख रहे होते हैं, लेकिन तभी कैसी बाहर निकलकर फ्लेयर गन चलाती है और गोलियों की लाल रोशनी सीधा उस आदमी पर पड़ती है। आग फैलने लगती है। आदमी चीखते हुए पीछे हटता है। बच्चे तुरंत भाग जाते हैं। अब आग फैलने लगती है। आदमी चीखते हुए पीछे हटता है और बच्चे भी तुरंत वहाँ से भाग जाते हैं। जूलिया वापस आती है और एक किक मारकर आदमी को गिरा देती है। फिर मैप और बैग उठाकर वहाँ से भाग जाती है। बेन और कैसी दौड़कर अपने पिता टॉम के पास आते हैं और रोने लगते हैं। जूलिया उनके पास बैठती है और तीनों मिलकर आंसुओं के साथ टॉम को आखिरी अलविदा कहते हैं। लेकिन डरावना आदमी फिर से यार्ड से बाहर निकलता है। फैमिली एक बार फिर से वहाँ से भागने लगती है और कुछ ही देर बाद यार्ड एक बड़े धमाके के साथ उड़ जाती है। अब थोड़ी दूर चलने के बाद वो लोग एक छोटे झरने के पास रुकते हैं ताकि थोड़ा आराम कर सके। कैसी सोचती है शायद वह पागल आदमी गुब्बारे देखकर हमारे पास आया था। बेन खुद को कसूरवार मानने लगता है, लेकिन जूलिया उसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बेन, अब हमें आगे बढ़ना होगा। वह आदमी अभी भी पीछे है। रास्ते में एक छोटे तालाब के पास बेन अचानक एक मरी हुई हैमरहेड शार्क देखकर डर जाता है। जूलिया तुरंत नोटिस करती है कि वही आदमी फिर से उनके करीब आ रहा है। सब दौड़ पड़ते हैं और पास के रेत के टीले से नीचे गिर जाते हैं। नीचे उन्हें जहरीला कचरा दिखाई देता है। फैमिली सावधानी से उसे पार करती है और अब लगता है कि उन्होंने उस आदमी से पीछा छुड़ा लिया है। अब जैसे जैसे वे आगे चलते हैं, उन्हें बड़े बड़े मरे हुए सी एनिमल्स और समंदर के नीचे जमा प्लास्टिक दिखाई देता है। बेन धीरे धीरे चलने लगता है और जूलिया समझ जाती है कि वह डिहाइड्रेशन के कगार पर है। वो तुरंत सबको रुकने के लिए कहती है। जूलिया पानी की बोतल देखती है और झटका खाती है। अब पानी लगभग खत्म हो चुका था। कैसी को एहसास होता है कि शायद उसने बोतल ठीक से बंद नहीं की थी। जूलिया गुस्से में चिल्लाती है, तुम्हारी लापरवाही की वजह से पानी खत्म हो गया। कैसी जवाब देती है, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी हम बचने वाले नहीं हैं। दोनों के बीच लंबी बहस होती है, लेकिन अंत में फैमिली फिर से चल पड़ती है। कुछ देर बाद उन्हें क्रैश हुआ प्लेन दिखाई देता है। जैसे वे अंदर झांकते हैं, कुछ हिलता डुलता दिखाई देता है और सब डर जाते हैं, लेकिन वह सिर्फ कुछ पक्षी थे जो प्लेन में घुसकर डर गए थे। फैमिली अब राहत की सांस लेती है, लेकिन जूलिया जानती है हमें अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है और वह आदमी अभी भी हमारे पीछे है। अब इसके बाद ये सभी तय करते हैं कि रात क्रैश हुए प्लेन के अंदर ही गुजारेंगे। वो थोड़े से स्नैक्स शेयर करते हैं और इसी बीच जूलिया को टॉम की जैकेट में एक पुरानी फैमिली फोटो मिलती है। जूलिया उसे देखकर अंदर से टूट जाती है। यादें फिर से उसकी जिंदा हो जाती है। कैसी हंसते हुए पूछती है, मॉम आप और डैड की लव स्टोरी थी क्या? जूलिया मुस्कुराती है और बताती है, टॉम हॉस्पिटल में मेरा पेशेंट था। फिर एक दिन उसने फूल और एक प्यारी सी कविता दी और तब से हमारा प्यार शुरू हुआ। रात के बीच कैसी प्लेन से बाहर जाती है। उसी वक्त वह डरावना आदमी उसे पीछे से पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जूलिया अचानक पीछे से उस पर टूट पड़ती है और बार बार चाकू से वार करके उसे मार देती है।
अब कैसी अपनी माँ के पास दौड़ती है और उसे गले लगाकर शांत करती है। अगली सुबह उस आदमी की लाश पर कीड़े घूम रहे होते हैं। फैमिली नोटिस करती है कि उसके शरीर पर कई काटने के निशान हैं, मतलब यहाँ कोई और भी खतरनाक जीव छुपा हुआ है। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं, उस आदमी के मुंह से केकड़े बाहर निकलते हैं। फैमिली डर के मारे और तेजी से आगे बढ़ती है। कुछ घंटों बाद जूलिया और कैसी मैप देख रहे होते हैं, लेकिन बेन धीरे धीरे आगे निकल जाता है। जूलिया चिल्लाती है, रुक जाओ बेन, लेकिन बेन एक तालाब में झुककर पानी पीने लगता है। जूलिया तुरंत उसे खींचकर बाहर निकालती है और समझाती है, अनजान पानी पीने से तुम बीमार हो सकते हो। अब धूप भी बहुत तेज हो चुकी थी। फैमिली अपने सिर कपड़ों से ढक लेती है। बेन को भी अब चक्कर आने लगते हैं। फिर उन्हें कुछ पुरानी कुर्सियां मिलती है। जूलिया और कैसी मिलकर एक टेम्परेरी शेल्टर बना लेती है। जूलिया बेन को इंजेक्शन लगाती है और तय करती है कि वे रात यहीं बिताएंगे। सुबह जूलिया एक अजीब सी आवाज सुनकर उठती है, बाहर जाती है और देखती है कि क्रैब्स का एक बड़ा झुंड उनकी तरफ बढ़ रहा है। वो तुरंत बच्चों को उठाती है और तीनों भागना शुरू कर देते हैं। भागते भागते उन्हें एक बड़ा कार्गो शिप दिखाई देता है। शिप में 3 क्रू मेंबर्स जिंदा होते हैं। एक औरत उनकी मदद करना चाहती है, लेकिन बाकी 2 मना कर देते हैं और तीनों फैमिली को बाहर छोड़कर कंटेनर लॉक कर लेते हैं। अब वो क्रैब्स भी पास आ जाते हैं। जूलिया बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है, लेकिन जब खुद चढ़ने लगती है तो क्रैब्स उसके पैर को जोर से काट लेते हैं। बच्चे तुरंत उसे खींचकर ऊपर चढ़ाते हैं, नहीं तो वे नीचे गिर जाती। कंटेनर के एक छेद से आधे क्रैब्स अंदर घुस जाते हैं। क्रू मेंबर्स फायरिंग शुरू करते हैं, लेकिन क्रैब्स उन पर हावी हो जाते हैं और दोनों को मार डालते हैं। फैमिली अब कंटेनर के ऊपर है। सिर्फ जूलिया, कैसी और बेन ही बच गए हैं और खतरा हर तरफ से घिरा हुआ है। अब इसके बाद वो डरावना आदमी भी छत के हॉल तक पहुंच जाता है, लेकिन क्रैब्स उसे भी नीचे खींच लेते हैं और वह मारा जाता है। जूलिया अपने जख्म पर पट्टी बांधती है और कुछ देर बाद बेहोश हो जाती है। जब वह उठती है तो खुद को रेत के तूफान के बीच अकेले पाती है। घबराकर वह अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। जूलिया एक मरी हुई औरत का हथियार उठाकर जोर जोर से चिल्लाती है। कैसी उसकी आवाज सुनकर लौट आती है और बताती है कि वह और बेन मदद ढूंढने गए थे, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर दोनों बेन से मिलते हैं, जिसे एक खुला कंटेनर मिलता है जहां वे तूफान खत्म होने तक रुक सकते थे। जूलिया टॉम का लाइटर निकालती है और अपने जख्म को जलाकर बंद करती है। ये बेहद दर्दनाक काम था। तूफान थमने के बाद उन्हें एक और कंटेनर मिलता है, जिसमें बहुत सारी पानी की बोतलें होती है। अब बॉडीज चेक करते वक्त उन्हें रेडियो और गन भी मिलती है। अब जूलिया उस रेडियो से संपर्क करती है और उसका संपर्क एक नाउ नाम के आदमी से होता है। नाउ बताता है कि उन पर आर्थ्रोपोड्स ने हमला किया था। ये अब ऑक्सीजन की वजह से पागल हो चुके हैं। नाउ आगे कहता है कि समुद्र उम्मीद से जल्दी वापिस आएगा और उनके पास सिर्फ कुछ घंटे बचे हैं। वो एक फ्लेयर शूट करता है और फैमिली उस दिशा में चलना शुरू कर देती है। अब लंबी वॉक के बाद फैमिली को एक टूटा हुआ टॉयलेट मिलता है, जिसमें बेन पेशाब करता है। अब वह आखिरकार सबमरीन को पास ही देख लेते हैं, लेकिन पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़ी सी चट्टान का रास्ता पार करना होगा। जैसे ही वे रास्ते से गुजरते हैं, दीवारें हिलने लगती है और पत्थर गिरते हैं। एक भयानक रॉक स्लाइड होता है। जूलिया तुरंत अपने बच्चों को साइड में धक्का दे देती है और खुद भी पीछे हटती है ताकि कुचली ना जाए। अब एक पत्थर की दीवार उनके बीच आ जाती है। जूलिया बच्चों से कहती है कि तुम मेरे बिना ही आगे बढ़ो, लेकिन कैसी मना करती है और जोर देती है कि उसकी माँ को चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। बहस के बाद जूलिया वादा करती है कि वह बाद में उनके पास आ जाएगी। अब मजबूर होकर कैसी अपने भाई को खींचकर आगे ले जाती है। बच्चे चट्टानी रास्ता चढ़कर सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देखते हैं कि नाव बाहर खून में लथपथ खड़ा है। जूलिया समझती है कि अब उनके लिए सब खत्म हो गया है और बच्चों को इस सबमरीन लेना होगा। वो सोचती है कि शायद एक एक्स्ट्रा जगह बची हो। तभी जूलिया केकड़ों को आता देखती है और फायरिंग शुरू कर देती है। कुछ केकड़े मर जाते हैं, लेकिन झुंड बहुत बड़ा होता है। उसी वक्त कैसी दीवार के ऊपर दिखाई देती है और हाथ आगे बढ़ाती है। जूलिया अपने घायल पैर के बावजूद तेजी से चढ़ना शुरू करती है। कैसी की मदद से वह दूसरी तरफ पहुंच जाती है और दोनों साथ में सबमरीन की तरफ भागते हैं। बेन पहले से ऊपर खड़ा है और फायर खोल देता है ताकि केकड़े डिस्टर्ब हो जब तक फैमिली ऊपर न चढ़ जाए। केकड़े नाव के शरीर तक पहुंचते ही उसे खाने लगते हैं। अब जब तक बच्चे अंदर नहीं चले जाते तब तक जूलिया गन उठाती है और फायरिंग जारी रखती है। सुरक्षित होने के बाद गोलियां भी खत्म हो जाती है और जूलिया गन केकड़ों पर फेंक देती है। अब अपने बच्चों के साथ अंदर चली जाती है। फैमिली हैच को अच्छे से लॉक करती है और खिड़की से केकड़ों को चारों तरफ देखती है और उसी वक्त समुद्र वापस आ जाता है। तीनों तुरंत अपनी सीटों पर बैठते हैं और बेल्ट पहनते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। तेज लहरें सबमरीन को जोर जोर से इधर उधर फेंकने लगती है। जूलिया पूरी जर्नी की यादें महसूस करती है और कैसी भी उल्टी कर देती है। फिर वही हाई पिच आवाज आती है और फैमिली बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद जूलिया और बच्चे होश में आते हैं और खुद को जिंदा देखकर खुश होते हैं। वे हैच को अनलॉक करके बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि लहरों ने सबमरीन को एक तबाह शहर में गिरा दिया है। यानी अब जिंदा रहने और नया जीवन शुरू करने की उम्मीद है और ये फिल्म यहीं पर खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, ताकि आपको ऐसे ही मजेदार और रोमांचक वीडियो मिलते रहें। देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।